Hello my dear students, welcome to my YouTube channel PCM क्लासेज। माय नेम इज प्रांशु अग्रवाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीएम क्लासेज YouTube चैनल पर हम नीट का सिलेबस कंटिन्यूस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से लेक्चर 4 में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज हमारा 5th लेक्चर है। सो हम 5th लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने। फोर्थ लेक्चर में मैंने यूनिट्स, एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताया था। मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हमें उसके एप्लीकेशन पर काम करना है कि कहां कहां हम डायमेंशनल फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दो चीजें बताई थी उस दिन। मैंने बताया था किसी भी फॉर्मूले को चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, एंड देन सेकंड आपका यूज है, उसका एप्लीकेशन है नए फॉर्मूलों को डेराइव करना। ये दो नई एप्लीकेशन थी डायमेंशनल फॉर्मूला की, जो कि दोनों आज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। सो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करना नहीं आता है इन दोनों चीजों में, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। एंड थर्ड यूज मैंने आपको बताया था यूनिट्स का कन्वर्जन, जो हमारे नीट में कहीं भी यूज नहीं होगा, तो हम उसको अभी स्किप कर रहे हैं। वो क्लास 11th के लिए है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्लास 11th के लिए है, नीट में कहीं उसका यूज नहीं है। सो हम यहां उसको स्किप कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें चेक करना है करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन है, अब हमें वो देखना है कि भाई ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो कैसे देख सकते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके? कैसे देखेंगे, देखते हैं। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, मैंने पीडीएफ में आपको एक असाइनमेंट दे रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन क्वेश्चन वहां से ट्राई कर सकते हैं। पासवर्ड पीडीएफ का वीडियो में गिवन है, जब आप वीडियो देखते रहेंगे आपको वो पासवर्ड विजिबल हो जाएगा। सो पहले आप पूरी वीडियो देखिए, एंड देन आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आप पीडीएफ में एंटर करोगे, आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्लियर? सो देखते हैं हम फॉर्मूले को कैसे चेक कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला हमें गिवन होगा और हम उसको कैसे चेक करेंगे। इसकी बहुत ज्यादा थ्योरी ना करते हुए इस पर सीधे सीधे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि आपके नीट में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन थ्योरी का इसमें कोई ज्यादा यूज है भी नहीं। या मैं थ्योरी आपको समझाने लगूं तो थ्योरी आपकी समझ आएगी भी नहीं। सीधे न्यूमेरिकल से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सीधा न्यूमेरिकल करते हैं पहला। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है एंड उसको चेक करना है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चेक द फॉर्मूला, द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, given formula is correct or incorrect। हमें बताना है कि हमारा जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज मास, m आपका मास है, v इज वेलोसिटी, v आपकी वेलोसिटी है। ये जो m है ये मास है, ये वेलोसिटी है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड h इज हाइट। ये सब कुछ डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें बताना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर आपने बहुत ध्यान से फिजिक्स पढ़ रखी है तो आपको ये पता होगा, ये जो है ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों एनर्जी इक्वल भी होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप देखते ही नीट में ऑप्शन टिक कर दोगे कि ये फॉर्मूला ठीक होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है और ये ऑप्शन में आ गया तो फिर आप कैसे करोगे? फिर उसका मेथड है आपका डायमेंशंस का यूज करके। कैसे होगा देखते हैं। टेकिंग एलएचएस,
टेकिंग LHS, आप LHS लोगे। क्या है LHS इज इक्वल टू है आपका हाफ mv²। मैंने पिछली पीडीएफ में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिए थे, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाली थी, उसमें आपने डाउनलोड करके वो फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे। अब उन फॉर्मूलाज, अगर आपने वो फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो याद कर लो, क्योंकि वो ये वाले न्यूमेरिकल्स उन्हीं फॉर्मूलाज से सोल्व होंगे। अगर आपको वो फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आप वो पीडीएफ ओपन करके तब न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ LHS की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है, एंड देन RHS का निकालेंगे। अगर LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा रिलेशन सही है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मैंने LHS लिया और LHS है मेरा हाफ mv²। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सो कैसे करूंगा देखते हैं। देखो, सबसे पहले है 1/2। इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसको स्किप करो। अब है m क्या है यहाँ पर? मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m। एंड देन v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब ये v का स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। m, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, L² T-2। इसको सोल्व करो, m L2 T-2। यह आ गई हमारी LHS की डायमेंशनल, LHS की डायमेंशंस आ गई। अब मुझे RHS की निकालनी है। क्या करूंगा? टेकिंग RHS की कैसे होगी? RHS इज इक्वल टू mgh। ये क्या है? मास की डायमेंशंस m। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कल मैं बता चुका था, LT-2 होता है। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? LT-2। h इज हाइट, एंड हाइट इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ। सो हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो, m की सबसे मल्टीप्लाई करो तो m, एक L ये है, एक L ये है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में दो सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो mL2 एंड T-2, ये आपका आ गया RHS। ये आपका आ गया RHS। देख सकते हो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ? डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। सो द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। जो हमें फॉर्मूला गिवन है वो सही है। सो द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई हम डायमेंशंस का यूज करके फॉर्मूला को कैसे चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला की करेक्टनेस को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। सो आपको स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं है, LHS की डायमेंशंस निकालो, RHS की डायमेंशंस निकालो, एंड दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका फॉर्मूला सही है, अदरवाइज आपका फॉर्मूला गलत है। क्लियर? सो आगे चलते हैं। आप एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर से इंटरलिंक है।
तो हो सकता है आपको यहाँ पर समझने में चीजों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए एंड देन आप इस लेक्चर पर मूव कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेम है, आपको फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक करनी है। मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, रूट एल अपॉन जी। अगर आपने 11th कर रखा है एंड आप डेवलपर हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। और अगर आप अभी 11th में आए हैं तो हो सकता है आपने 9th में पढ़ा हो या हो सकता है ना भी पढ़ा हो। सो अगर आप 11th में हैं सो आप इस फॉर्मूले को अभी नया फॉर्मूला समझिए और इसको चेक करते हैं। एंड अगर किसी ने 11th कर रखी है तो उसको पता होगा ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है किसी पेंडुलम का, जो वाइब्रेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आपके जान पहचान का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वाइब्रेशन चैप्टर में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। अभी हम सिंपली इसकी करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यहां हमें गिवन है वेयर टी इज टाइम पीरियड, एल इज length of pendulum and g is acceleration due to gravity। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें LHS लेना है। टेकिंग LHS में हमें क्या करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू आपका है कैपिटल T एंड व्हाट इज T इज टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम, एंड टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है T ओनली। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1। ठीक है, सो आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बात करूं RHS की, टेकिंग RHS, सो क्या होगा, RHS इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसमें क्या होगा, आपका डायमेंशंस निकालनी है। 2 पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, सो इसकी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। हम मूव करते हैं रूट एल, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है, एल इज लेंथ। सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली एल अपॉन जी। जी का फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस 2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है हमने यूज। देखते हैं, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन T माइनस 2। इसको अगर मैं T को अपॉन से ऊपर ले जाऊं तो ये पावर प्लस में हो जाएगी T स्क्वायर, एंड अगर T स्क्वायर से अंडर रूट हटा देता हूं तो ये बचता है मेरे पास T। ठीक है, ये मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला की साइन लगा दी। सो LHS की भी मेरे पास Ti थी एंड RHS की भी मेरे पास Ti है डायमेंशनल फॉर्मूला। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1। देख सकते हो LHS एंड RHS की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, सो द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। ये फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट है। आई होप 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आपको चीजें क्लियर होने लगी होंगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर एंड देन वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। सो कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें एक नया टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा।
फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से है, जो आपने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो देखते हैं, यहाँ आप सब चीजों को जानते हैं। S डिस्टेंस होती है, U इनिशियल वेलोसिटी होती है, T टाइम होता है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, एंड T टाइम है। सो सब चीज को आप जानते हैं, यहां लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमें इस फॉर्मूले को चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो देखते हैं कैसे देखेंगे। टेकिंग एलएचएस हमें लेना है। एलएचएस में क्या होगा, एलएचएस इज इक्वल टू एस, एंड व्हाट इज एस? एस इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ। सो एस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एल होता है। सो एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा एल आया, एंड देन टेकिंग आरएचएस। अब मुझे आरएचएस लेना है, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस इज इक्वल टू है आपका यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखो तो अभी तक दो जो न्यूमेरिकल किए थे हमने, दोनों में सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में थी, लेकिन यहाँ बीच में दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आ गया है। दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आ गया है। अब ये फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसकी क्या मेथड होता है, हर एक टर्म की, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, जहां भी प्लस या माइनस आ जाए बीच में, वो दोनों अलग अलग टर्म्स हो जाती हैं। फिर इसका भी डायमेंशंस एलएचएस के इक्वल आना चाहिए, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस के इक्वल आना चाहिए। दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस के इक्वल आना चाहिए, तभी दो टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं। दो टर्म्स आपस में तभी ऐड हो सकती हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। और इक्वल किसके होना चाहिए? अगर फॉर्मूला सही है तो एलएचएस के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? सो देखते हैं कैसे करेंगे। U सबसे पहली टर्म में हमारी U इज इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल किसी भी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1 एंड देन T। U देन T इज टाइम। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा T प्लस, अब है हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अब है A का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT माइनस 2 एंड देन स्मॉल t यानी कि टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T, कैपिटल T, एंड इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर यहां कर दिया। क्लियर? अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई होगा, एल अकेले है तो एल अकेले, T। जब वेरिएबल सेम होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ T माइनस 1 है, यहाँ T प्लस 1 है, दोनों पावर्स को ऐड करोगे तो LT 0 आ जाएगा प्लस। यहां अगर मैं बात करूं L, T स्क्वायर है, ये भी T स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाकर के। ठीक है, T माइनस 2 T प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे T 0 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं L, क्योंकि T तो 0 है तो L बचा खाली, यहां भी L बचा। देख रहे हो आप, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया है। जो दोनों प्लस में थी टर्म्स, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया है। एंड तो हम इसको एक ही बार प्लस करके लिख देंगे L। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं L। अब आप देख सकते हो LHS का और RHS का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला L है। सो हम क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। इज दैट क्लियर? सो आप अब किसी भी फॉर्मूले को इस तरीके से चेक कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्लस या माइनस वाली टर्म्स है तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। अगर ये और ये इक्वल आए बट ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर फॉर्मूला इनकरेक्ट है। कोई भी टर्म
का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर डिफर कर जाता है तो आपका फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा, वहां कोई फॉर्मूला करेक्ट होने के चांसेस नहीं है। क्लियर है? सो आगे देखते हैं अब। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्व टू आर टी, इज इक्व टू आर टी। यहां अब मेरे को गिवन है कि भाई आपका P जो है प्रेशर है, P इज प्रेशर, A एंड B आर, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। सॉरी, वी क्या है आपका? वॉल्यूम है, वी इज वॉल्यूम, एंड आर इज गैस कॉन्स्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर। ये चारों चीजें हमें गिवन है, ए और बी के बारे में कोई भी जानकारी हमें गिवन नहीं है। अब हमसे कह रहे हैं यहां हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे कर सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 11th की केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो इस फॉर्मूले का नाम आपको पता होगा, वंडर वॉल्स इक्वेशन कहते हैं इसको, वंडर वॉल्स इक्वेशन। ये फिजिक्स में भी यूज होती है एंड केमिस्ट्री में भी ये यूज होती है। फिजिक्स में आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ेंगे तो वहां यूज होगी, एंड केमिस्ट्री में तो आपका यूज होता ही होता है। क्लियर? सो यहाँ हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ए और बी की वैल्यूज नहीं, सॉरी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, मैं कंटिन्यू कराता हूं। अगर हम यहां पर देखें कि भाई ये पूरा एक फॉर्मूला है, अभी हमने जो फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक की है उसमें मैंने बताया था अगर दो टर्म्स प्लस या माइनस में है, if there are two terms is with plus or minus sign, then they have equal dimensional formula। अगर मैं P की बात करूं और A की इस वाली टर्म की बात करूं, ये दोनों प्लस साइन में है, एडिशन हो रहा है दोनों का, इसका मतलब क्या है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। सो क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर, ये होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नीट में भी पूछा गया है, क्लास 11th में तो पूछा ही जाता है, नीट में भी पूछा गया है। सो इसको ध्यान से समझना। डायमेंशंस ऑफ P यानी कि प्रेशर की डायमेंशंस। अब प्रेशर की डायमेंशंस कैसे हम याद होगी आपको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन ए, एम का फॉर्मूला एम, एंड ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये मेरा प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है? अब आगे देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो ए का तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो ए तो एज इट इज रहने दो, अपॉन वी स्क्वायर। वी इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल क्यूब, और उसका भी स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं एम
एल माइनस वन टी माइनस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एल क्यूब का होल स्क्वायर है, सो एल की पावर हो जाएगी 6। अगर हम यहां से एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, सो क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल की पावर 6। सो अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो m तो इंडिविजुअल है, m एज इट इज आ जाएगा, यहाँ l माइनस वन है, यहाँ l 6 है, दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो l 5 आ जाएगा, एंड t की पावर माइनस टू। सो ये मेरा रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए के लिए, ठीक है। ए का ये मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। अब मैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, हाउ कैन आई कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी। सो जिस तरीके से हमने ए का किया है वैसे ही हम बी का करेंगे। एक बार आप अपने आप से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, इतने में आगे कंटिन्यू करता हूं, आप अपने आप से कैलकुलेट करो एंड मेरे आंसर से मैच करो, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब मुझे v माइनस बी का, इस बार बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ है v माइनस बी, ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस साइन के साथ है। इसका मतलब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए। सो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b होना चाहिए। v क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l क्यूब, और b का मुझे निकालना है तो b का मैं निकाल चुका हूं, b का आ गया मेरा l क्यूब, क्लियर है। b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l क्यूब। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्लियर। सो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप कैलकुलेट कर चुके थे पहले ही तो बहुत अच्छा है, आप चीजों को सीख रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको असाइनमेंट गिवन है, वहां बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। एंड वो सब क्वेश्चंस नीट लेवल के ही हैं, नीट के ही हिसाब से वो क्वेश्चन सब बनाए गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन पेपर आपको, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। अब नेक्स्ट जो आपको असाइनमेंट मिलने वाला है उसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां से। सो ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इससे नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आप मिस ना करें। सो यहां तक हमारा हो चुका है स्टूडेंट्स, इससे आगे का हम देखते हैं अभी। सो अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव आउट करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज, डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज using dimensional method, using dimensional methods। डायमेंशंस फॉर्मूलों का यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके अब आपको नए फॉर्मूलों का डेरिवेशन करना है। वो कैसे कर सकते हैं? अभी तक आपने अगर क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ी है सो आपको पता होगा कि क्लास 11th में बहुत सारे डेरिवेशन हमें करने होते हैं और हर एक डेरिवेशन का एक अलग मेथड होता है। लेकिन डायमेंशनल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप लगभग ज्यादातर फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो डिराइव नहीं हो पाते यहां से। वो कौन से फॉर्मूले होते हैं जो यहाँ पर डिराइव नहीं हो पाते, वो मैं अभी जब एक फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन से फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव नहीं होंगे। अब देखते हैं आगे किस तरीके से हम इनको नए फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। इसमें भी हम सीधे क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, थ्योरी से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में बताया गया है कि भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है लेंथ पर, लेंथ ऑफ वायर या स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ वायर या स्ट्रिंग यानी कि एल। डिपेंड करने का क्या मतलब है वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से डिपेंड करती है, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन। दूसरी बात इन्होंने कही है टेंशन, टेंशन, टेंशन का मतलब है फोर्स एक तरीके का, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रही है टेंशन पर, कैपिटल टी, एंड देन ये डिपेंड कर रही है आपकी मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ वायर या स्ट्रिंग, टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है मास अपॉन लेंथ, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है, हमें बताना है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस का फॉर्मूला क्या होगा, हाउ कैन बी कैलकुलेट द वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं डिपेंड करने का मतलब क्या होता है। तो डिपेंड करने का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि वही जो भी फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा, जो भी फॉर्मूला हमें डिराइव करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे यहां पर गिवन था मुझे ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, सो मैंने कर दिया। अब हमसे कहा गया है कि ये इस पर डिपेंड करेंगे, डिपेंड करने का मतलब है जब भी ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे तो ये तीनों चीजें उस फॉर्मूले के अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो सकता है इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका आ जाए, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीजें इस फॉर्मूले के अंदर आनी चाहिए, क्लियर। सो ये फॉर्मूला ये होता है डिपेंड करने का मतलब। अब हम कैसे करेंगे इसको, इसको हम कर सकते हैं लेट, हम अपनी तरफ से लेट करेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्लास 9th में से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ की पावर ए के, लेंथ की पावर ए के। जो भी आपको डिपेंडेंट वाली चीज दे रखी हो ना उनको इस तरीके से मान देते हैं। लेंथ गिवन थी, लेंथ की पावर ए मान ली, टेंशन तो टेंशन की पावर बी मान लो, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये एल तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था स्मॉल एम, यानी कि स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ है हमारा, ठीक है, और उसकी पावर सी। जब आपका फॉर्मूला निकल के आएगा ना वहां आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि मास जो है, मास एम जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ को, तो एम की पावर सी हो गई। अब जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के, एल ए टी बी एम सी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सबकी डायमेंशंस आप इक्वल कीजिए, एलएचएस की डायमेंशंस इक्वल टू आरएचएस पुट कीजिए। तो न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लिए हैं पीछे से तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टी की पावर -1 फ्रीक्वेंसी का। कैसे होगा वो देख लीजिए। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1 टी और ऊपर लेकर के आओगे तो t-1, क्लियर है। सो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी ये। अब इससे आगे अगर हम देखें तो k यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं लेंथ, L यानी कि लेंथ, लेंथ किस पर डिपेंड, लेंथ की डायमेंशंस यूनिट क्या होगी, L, L की पावर A,
एंड देन टेंशन, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है ml-t-2, इसकी पावर b। मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब की डायमेंशंस यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है, ये। अब m, इसके बाद है m यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है m/L। तो उसकी डायमेंशंस क्या आ जाएगी, मास की तो आ जाएगी m/L, L ऊपर जाएगा तो ml-1, एंड t है नहीं यहां तो t हो जाएगा आपका 0। ये बताओ मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको समझ आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो ये समझ लीजिए मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन एल, m/L। m क्या है, m के डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा एंड l का l होगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपका बन जाएगा ml-1, जो कि मैंने यहां लिखा है। t 0 है, t है नहीं तो मैंने t को 0 कर दिया। अब यहां देखेंगे t-1, इसको सोल्व कीजिए, ये l a हो जाएगा, ये b अंदर आएगी पावर m b l b t-2b, ठीक है, ये अंदर आ गई पावर। इसी तरीके से अच्छा इसकी पावर c थी, वो c लिखना भूल गए हम, m की पावर c थी तो c पावर कर दी। अब ये m c l माइनस c, और ये t तो 0 है तो t को एज इट इज रहने दो। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगर हम आगे देखें तो इसको t-1 इज इक्वल टू, इन सबको सोल्व कर दो, सोल्व करके एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां देखेंगे m, सबसे पहले आता है हमारा m, तो यहां तो m है नहीं, यहां है, यहां है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि m b प्लस c। पावर ऐड क्यों हुई? क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड बेस सेम है आपका। अब बात आती है l की, यहां l है, यहां l है, सो ये सॉरी ये ml था, ये l है, ये l है, ये l है, तो l की पावर a प्लस b, और यहां माइनस c है तो a प्लस b माइनस c। क्लियर है? अब बात करें t की, तो ना t यहां है ना t यहां है, t खाली यहां पर है, t इज इक्वल टू है -2b, तो ये इज इक्वल टू ये है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब आप करो कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन। अच्छा, इस t को, इस वाले डायमेंशनल फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m0 l0 t-1। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको 1 मिनट के लिए इरेज कर दूं और इसको मैं सही से लिख दूं m0 l0 t-1। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना, मतलब m वाले की m वाले से करो। देखो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ m की पावर b प्लस c है, यहाँ m की पावर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? m की पावर 0, m की पावर b प्लस c, यहां से आया b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां देखें l की पावर a प्लस b माइनस c है, यहाँ l की पावर 0 है, इसका मतलब a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। क्लियर है? एंड यहाँ t की पावर -1 है या t की पावर -2b है, तो यहां से अगर देखें तो -2b इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्लियर है? 3 वेरिएबल है हमारे पास a, b एंड c, और 3 ही इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारी। क्लियर है? अब तीनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एंड देन हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व करते हैं तीनों इक्वेशंस को। यहां तक आप कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 देखता हूं तो -2b इज इक्वल टू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा आपका। क्लियर है? आ गया। अब अगर ये b की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1,
क्या होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि b कितना है 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से c इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 को मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 है। b और c की वैल्यूज हमारे पास है, पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं। a प्लस v 1/2 माइनस c माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। a प्लस 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1। तो बताइए यहां से a b c की वैल्यू आ गई, आपको क्लियर भी हुई होंगी किस तरीके से a b और c की वैल्यूज मैंने यहां से फाइंड आउट की है। अब हमें इन a b और c की वैल्यूज को यहां पर पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूला में। इस वाले फॉर्मूला में मुझे ये वाली a b c की वैल्यूज को पुट करना है। क्या करूंगा, न्यू इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, k तो एज इट इज रहेगा l एंड l की पावर a यानी कि -1, t की पावर b एंड b की वैल्यू है 1/2, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एंड उसकी वैल्यू है -1/2। तो इसको अच्छे से सोल्व करो तो ये आ जाएगा k, l का मतलब है l अपॉन में पहुंच जाएगा, l की पावर -1 है इस वजह से, t की पावर 1/2 है एंड m की पावर -1/2 है, तो m भी अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिखें तो ये लिख सकते हैं k अपॉन l, t की पावर भी 1/2 है, m की पावर भी 1/2 है, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं t अपॉन m। तो न्यू इज इक्वल टू k अपॉन l इंटू टी अपॉन m आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर t की कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, k की कुछ और वैल्यू होनी चाहिए, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू कैसे पता लगेगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस का यही एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं लगता, ये कांस्टेंट कहाँ से आया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी और मेथड से इसको डिराइव करते तो हमें k की वैल्यू का भी पता होता कि यहाँ k की जगह क्या कांस्टेंट है। जैसे कई जगह 2π आ जाता है, कई जगह k की वैल्यू 1 आती है। आपको याद होगा अगर आपने डेरिवेशंस किए हैं तो k की वैल्यू कुछ लिमिट्स वगैरह पुट करके निकाली जाती है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला का एक तो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं लगा सकते। एंड देन सेकंड है, आप यहां देख रहे होंगे कि जो फॉर्मूला हमारा आया है वो मल्टीप्लाई की टर्म में है। देखो यहाँ सभी चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड की टर्म में है। अगर कोई फॉर्मूला हमारा ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जहां बीच में प्लस या माइनस आ रहा होगा, उन फॉर्मूलों को भी आप इस डायमेंशनल फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते। जहां बीच में प्लस या माइनस साइन आ रहा होगा जिस फॉर्मूला के, वो फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये दो ड्रॉबैक्स हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके डेरिवेशन करने के, कि भाई एक तो आप कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, सेकंड थिंग आप प्लस या माइनस वाले फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर है, सो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। वो फॉर्मूला किसके लिए डिराइव करना है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर। हम जानते हैं 9th में भी आप पढ़ के आए हो, सॉरी 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि भाई जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो वहां हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, वायर हमारा हीट हो जाता है थोड़ा सा। तो वो वायर कितना हीट होगा, कितनी हीट वहां जनरेशन होगी, कितनी हीट जनरेट होगी, वो आपको वो वाला फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा एक चीज और बता दूं, नीट में मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ सीधे सीधे फॉर्मूला ड्राइविंग का आया। वहां जैसे हमने अभी ए बी सी की वैल्यू बताई थी ना, वहां हमसे इस तरीके की वैल्यूज पूछी गई हैं कि भाई ए बी सी की वैल्यू बता दो यहाँ पर, या ए और बी की वैल्यू बता दो, या बहुत सारे फॉर्म्स हैं क्वेश्चंस के, वो मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं। आप असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो वहां सीधे उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करने को नहीं दिया है, वहां उन्होंने ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करने को दे दिया है। ठीक है, तो नीट में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने का मिलेगा, पूरा फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं करना है। ठीक है, बाकी जब असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे तो हम बता देंगे किस तरीके से ये ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। एक बार आप अपने आप से ट्राई करना पहले। ठीक है, तो यहाँ हमें जो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला, वो करना है हीट जनरेशन का, और हमसे बता दिया गया है कि हीट जनरेशन किस पर डिपेंड कर रही है। एक तो आपके रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, एंड आपका टाइम, रेजिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रही है, टाइम टी पर डिपेंड कर रही है, एंड करंट पर डिपेंड कर रही है, करंट आई। ये 3 क्वांटिटीज हैं जिस पर हीट जनरेशन हमारा डिपेंड कर रहा है। तो किस तरीके से हमें करना है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पहले तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इन्होंने दिया है ML2T-3A-1। क्लियर? सॉरी, A-1 नहीं है, A-2 है यहाँ पर, ML2T-3A-2। क्लियर? ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको ये याद होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नीट में हो सकता है दे दे, ना हो सकता है ना भी दे। क्लियर? सो आगे देखते हैं अब किस तरीके से करेंगे इसको। सिंपली जिस पर जो से पहले तो हमें हीट के लिए निकालना है, तो हीट को मान लो H, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर, टाइम पर, एंड करंट पर। तीनों की पावर मान लो A B C। सो अब आगे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटते ही इक्वल का साइन आता है, एंड एक कांस्टेंट आता है K, R की वैल्यू A, T की वैल्यू B, सॉरी T की पावर B एंड I की पावर C। अब जनरली पहले की तरह ही करना है हमें, सबकी वैल्यूज, सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने पुट कर देने हैं यहाँ पर। तो हीट, अच्छा क्वेश्चन में गिवन था, मैं बताना भूल गया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी गिवन है कि भाई हीट जो है वो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। इसका मतलब है हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होगा। अच्छा, अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला या तो आपने याद करा होगा या आप निकालोगे। तो निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी कोई सी भी फॉर्म की आप एनर्जी ले सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। इस वाले फॉर्मूले से मैं एनर्जी की डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये तो खत्म, m v की डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 का स्क्वायर, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ML2T-2। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दूंगा एनर्जी का, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा जो जिसकी फॉर्म होती है डायमेंशनल फॉर्मूला सबका इक्वल होता है। सो अगर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हीट एनर्जी के इक्वल होगा। सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला, नॉट अ जनरल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की यहाँ बात चल रही है। तो हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, या कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल देना, यही फॉर्मूला आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो हीट का फॉर्मूला आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है ML2T-2 इज इक्वल टू के, कांस्टेंट, कोई डायमेंशंस नहीं है, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें दे रखा है ML2T-3A-2 की पावर A। क्लियर?
की पावर a। आगे चलते हैं, t टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t होगा और इसकी पावर है b। अच्छा, इससे आगे I का डायमेंशनल यानी करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है a, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है a और a की पावर c। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर, कोई डाउट? थोड़ा सा आगे और चलते हैं, m L2 t minus 2 इज इक्वल टू, अब मुझे ये सब पावर्स अंदर लेकर के जानी है, तो m a L2a t minus 3a a minus 2a, ये सब अंदर, ये वाली पावर अंदर, एंड देन t की पावर b एंड a की पावर c। सो ये सबकी पावर्स मैंने अंदर लिख दी। अब हम आगे देखते हैं, m L2 t minus 2 इज इक्वल, सो अब ये वाली c और a b c इन तीनों की वैल्यूज मैं इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, a b c की वैल्यूज। सो आप यहां तक नोट कर लीजिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 2 है। सो h इज इक्वल टू k, r की वैल्यू, r की पावर 1 और उसकी वैल्यू थी 1, t की पावर b यानी कि 1, i की पावर c यानी कि 2। इसको आप अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, k i स्क्वायर r t। अब ये फॉर्मूला आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, आपने क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और आगे भी आप पढ़ोगे। अगर आप जो पर आपने 12th कर रखा है तो आपने क्लास 12th में भी ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है। सो h इज इक्वल टू k i स्क्वायर r t, जो हमने क्लास 10th और 12th में फॉर्मूला पढ़ा था वहां k नहीं होता था, तो जनरली यहाँ k की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी, है ना, k की वैल्यू 1। बट हम अभी डायमेंशनल मेथड से कर रहे हैं तो हमें यहाँ k की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि डायमेंशनल मेथड से क्वेश्चन करने पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू का पता नहीं चलता है, ठीक है। वहां हम जनरल मेथड से करते थे डेरिवेशन, तो वहां k की वैल्यू 1 आ जाती थी लास्ट में, तो हम k को हटा देते थे, h इज इक्वल टू i स्क्वायर आर टी बचता था। क्लियर है? सो ये फॉर्मूला था हीट जनरेशन का इन अ वायर। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूलाज यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हमें नए नए फॉर्मूलाज कैसे डेराइव करने वो हमने आज सीख लिए हैं। असाइनमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए, वहां आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड आप, अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है तो पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पर शो हुआ होगा पासवर्ड, एंड पासवर्ड आपका 10 सेकंड के लिए शो हुआ होगा। आपने वो पासवर्ड नोट कर लिया होगा। वहां आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो वहां आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जो आपको पासवर्ड शो हुआ है आप पासवर्ड वहां एंटर कर दीजिए। अगर आपको पासवर्ड शो नहीं हुआ, अगर आप पासवर्ड को नहीं देख पाए तो मैं यहां बता देता हूं, पीडीएफ का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारे असाइनमेंट का पासवर्ड है। आप पीडीएफ में ये इस वाले पासवर्ड को एंटर करेंगे तो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहां तक हमने अब कर लिया है। अब हमारा अगला लेक्चर कल है। सो हम कल आपके लिए नया लेक्चर लेकर के आते हैं। नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स इसी चैप्टर का एक टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां भी। तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिए। एंड अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।